हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट पे अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो से संबंधित दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 70 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 7। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का भरपूर प्रयास करिएगा, और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा है वो न्यायपालिका यानी जुडिशरी भाग 2 से संबंधित है। यानी इससे पहले मैंने जो है न्यायपालिका वीडियो नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोग जो न्यायाधीश की अहर्ताएं हैं, उनकी योग्यता है, उनका कार्यकाल है, उनका शपथ है, सब कुछ हम लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है न्यायपालिका की जो शक्तियां, कार्य और उनके जो न्याय क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय, यानी जो उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुसार निम्नलिखित शक्तियां और अधिकारिता प्राप्त हैं। यानी हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां और अधिकारिता प्राप्त हैं। कौन कौन सी अधिकारिता है? जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इनको अभी हम क्लियर करेंगे आपके सामने। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार है। तीसरा है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है। और चौथा है जो है संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा है। और पांचवा है अभिलेखों का न्यायालय है। और छठवां है अन्य शक्तियां। इन सारे पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, कैसे आता है क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह अधिकार होता है जिसमें किसी भी मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है। यानी उसके लिए ना तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। उसके लिए डायरेक्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट ही होता है। देखते हैं कौन कौन से वो अधिकार हैं। देखते प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ कुछ मामले की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जिसको मैंने अभी आपको क्लियर किया कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे सारे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। चले देखिए कौन कौन सा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, भारत सरकार से एक या एक से अधिक राज्यों का विवाद हो, जिसमें भारत सरकार का मान लेते हैं कि यूपी गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ रीट दायर करना है या कुछ अपील कर रही है, तो वो सीधे कहाँ इस मामले को सुना जाएगा? तो सीधे आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा। दूसरा है दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद। जैसे मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल का हो गया मामला कि ये क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है और ये क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही नहीं मेरा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही हमारा है। तो इस प्रकार का जब दो राज्यों के बीच में विवाद होता है तो इन विवादों का भी जो निपटारा किया जाता है वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है। तीसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। अगर किसी नागरिक का जो है मौलिक अधिकार जो है हनन किया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो हो सकता है, उसके खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट में जाना पड़े। हाई कोर्ट में ऐसा है नहीं कि हाई कोर्ट में जा नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए आपके लिए पूरी तरीके से छूट है। तो नागरिकों का अगर मौलिक अधिकार संबंधित कोई हनन होता है तो इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए छूट है। अगला, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। अगर राष्ट्रपति का चुनाव है या उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव, इनसे अगर संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इन सारे जो है समस्या का जो निपटारा है वो सीधे सीधे कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। दूसरा, अपीली क्षेत्राधिकार। कहीं ना कहीं इस नाम से ही आप क्लियर कर सकते होंगे, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अपील करना। तो जाहिर सी बात है, अपील का मतलब होता है कि किसी न्यायालय का कोई जजमेंट आया, उस जजमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? इससे उच्च वाले जो है न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो देखेंगे कौन से होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय,
मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ अपील का सर्वोच्च न्यायालय, इसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हाई कोर्ट का कोई भी आ गया जजमेंट आ गया, उस जजमेंट से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय या जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, कोई उसका जो है आदेश है, तो उस आदेश को लेकर आप किसी अन्य न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या कह सकते हैं हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। यानी सबसे ऊपर हमारे यहाँ कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए इसके निर्णय के विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आगे, उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। मतलब इनमें किस प्रकार के अपील होते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला होता है संवैधानिक मामले, यानी संविधान में अगर जो हमारे संवैधानिक मामले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद आपका पता है कि नीति निर्देशक तत्व हो गया, इन सब से रिलेटेड अगर कोई मामले होते हैं और इसमें भी किसी अगर नागरिकों का कुछ हनन हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दीवानी मामला क्या होता है, जैसे मामले जिसमें राजस्व संबंधी कोई विवाद हो जाए, जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद हो जाए, इस प्रकार के विवाद को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है या उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। किस प्रकार के मामले को, दीवानी संबंधित मामले को। तीसरा, आपराधिक मामले, जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा हो गई है, उस सजा के दौरान उसे मान लीजिए उम्र कैद की या मृत्यु दंड की सजा हो गई है और उससे वो सेटिस्फाई वो व्यक्ति नहीं है, तो इसके खिलाफ भी क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी संवैधानिक मामला, यानी संविधान से रिलेटेड अगर किसी चीज का हनन हो रहा है, उस मामले में भी आप अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी संबंधित मामले, जिसमें राजस्व संबंधी यानी पैसे से संबंधित हो गया, जमीन से जायदाद से संबंधित अगर कोई मामले हैं तो उसको दीवानी मामले में लेते हैं और उसके लिए भी आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और तीसरा है आपराधिक मामले में, अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है और उस सजा से वो संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि वो निर्दोष है, तो इन सब मामले में भी क्या कर सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अगर पूछेगा तो आपसे यही पूछ सकता है, जिसको आपको ऐसे अनुच्छेद को याद रखना पड़ता है, 137 यानी 137 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसका क्या मतलब होता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, अर्थात उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्वयं अपने निर्णय या आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब मान लेते हैं किसी भी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, दे दिया, उस जजमेंट को एक बार फिर से विचार करने के लिए वो पुनरावलोकन कर सकता है। यानी अपने जजमेंट को खुद से एक बार चेक करने के लिए पुनरावलोकन कर सकता है। तो इस प्रकार का जो जजमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़े, अभिलेख न्यायालय। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय में के रूप में भी देखते हैं। क्या है, उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई और उसके फैसले सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, उसको क्या किया जाता है, सार्वजनिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, कि भविष्य में अगर उसी प्रकार का कोई केस आता है तो उस जो है जजमेंट को उसी के अनुसार डिलीवर कर दिया जाए। मतलब उसके लिए फिर से जजमेंट नहीं किया जाता है, उसके जो फैसले सुरक्षित रखे गए उसी के अनुसार उसका जजमेंट कर दिया जाता है, उसी के अनुसार उसका फैसला दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ एक अभिलेख न्यायालय होते हैं, हमारे यहाँ जो भी जजमेंट होते हैं उसको लिखित रूप से हमारे यहाँ साक्ष्य के रूप में रखा भी जाता है। आगे बढ़े, संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा क्या है। उच्चतम न्यायालय संविधान का प्रहरी एवं रक्षक है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है संविधान को जो है निर्माता कौन है, हमारे यहाँ जो संविधान को बनाया गया है, तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा हुई थी और संविधान के रूप हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौन है, हमारे यहाँ सरकार है। लेकिन उस संविधान की रक्षा करने के लिए प्रहरी और रक्षक के रूप में कौन हमारे यहाँ बना है, तो हमारे यहाँ जो है आपको जुडिशरी यानी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यदि कोई सरकार या संसद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कानून बनाती है
या संविधान की अवहेलना करती है तो उच्चतम न्यायालय तुरंत उसे अवैध घोषित कर सकता है। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कोई जो है हमारे यहाँ का जो वो है सरकार है या हमारे यहाँ की कोई संसद है, वो ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हित के लिए न हो या जनता का शोषण करता है, तो इसलिए इस प्रकार के कानून को क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय तुरंत अवैध घोषित कर सकती है। और ये शक्ति किसके पास है, तो ये हमारे यहाँ जो है संविधान यानी उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति प्राप्त है। आगे बात करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया है, तो आप ध्यान रखेंगे जो डिस्कस पॉइंट है उनको बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्कस पॉइंट ही ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किसी प्रकार का विधिक सलाह दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 143 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय से किसी प्रकार के विधिक सलाह को ले सकते हैं, लेकिन उसके मानने के लिए वो बाध्य न हो। उन्हें अगर वो पसंद नहीं आता है सलाह तो उस सलाह को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर पसंद आता है तो उस सलाह को मानेंगे भी। तो हमारे यहाँ किस अनुच्छेद के तहत ये बात किया गया, तो अनुच्छेद 143 के तहत ये बात कहा गया है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से किसी प्रकार की भी विविध जो है सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़े, ये आपका क्वेश्चन वन लाइनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 34। देख लीजिएगा 2019 में इनकी संख्या जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 34 कर दी गई थी। पहले कितने थे, 31 थे। और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है आपके जो है मुख्य न्यायाधीश जो है इसमें इंक्लूडेड है। आगे बढ़े, तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कनिया थे। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जी कनिया थे। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। इसको मैंने जो है राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी आपको क्लियर किया था। तो इस तरीके से आज की जो मेरी वीडियो है ये समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है चैनल से जुड़े रहिएगा।